बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल लेसन नंबर 2। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम पर है। ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है, हम अगर एनिमल्स नर्वस सिस्टम ह्यूमन और हायर एनिमल्स की बात करें तो वो दो मेजर कंपोनेंट्स में मुश्तमिल है। यानी कि जो एनिमल्स हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, हम अपनी बात करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो टू पर डिपेंड करता है, टू मेजर कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। जो टू मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा और ये एक मेजर कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। और दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से कुछ न्यूरॉन्स निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं, तो उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कंसीडर करेंगे, जो कि बॉडी के बाकी पार्ट्स में जाती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ब्रेन, और ब्रेन में से नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, और बस ये स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसमें से ब्रेन में से और जो है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में से जब नर्व्स निकलेंगी और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जाएंगी तो हम उसे बोलेंगे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और हमने कहा कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे बोलेंगे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व्स निकल रही हैं वो पूरी बॉडी में जाएंगी और डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएंगी, तो हम उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। अब ये जितने भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स हैं, ये सब की सब न्यूरॉन्स की बनी होती है। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो नर्व सेल, वो न्यूरॉन के बारे में देखने लगे हैं कि जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व हैं वो किसकी बनी होती हैं। तो वो हमारे पास जो नेटवर्क है नर्वस सिस्टम का पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो ये जो नेटवर्क नर्वस सिस्टम का है ये नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन सेल बोलते हैं, उसका बना हुआ है। ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है, और न्यूरॉन्स के साथ साथ कुछ स्पॉटिंग सेल भी होते हैं। उन स्पॉटिंग सेल को न्यूरोग्लियल सेल्स बोलेंगे। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। हमने कहा कि जो बॉडी है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम अगर बात करें, न्यूरॉन्स फैली हुई हैं और न्यूरॉन्स जो हैं मिलकर नर्वस सिस्टम बना रही हैं, तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और उसके साथ कुछ स्पॉटिंग सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूरोग्लियल सेल्स बोल रहे हैं। अब होता क्या है हमारी बॉडी में, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, डिटेल व्यू कर लेते हैं कि जो स्टिमुलस है वो सबसे पहले रिसीव करना है रिसेप्टर ने। रिसेप्टर कोई भी ऑर्गन हो सकता है, कोई भी टिश्यू और कोई भी हमारे पास सेल हो सकता है। तो ये रिसेप्टर मैसेज को रिसीव करेगा और आगे मैसेज भेजेगा कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर क्या है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। अब रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक मैसेज कैसे जाता है? हम कहते हैं न्यूरॉन के ज़रिए जाता है। और न्यूरॉन के ज़रिए कैसे, मतलब न्यूरॉन से कैसे मैसेज जाएगा कोऑर्डिनेटर के पास? हम कहते हैं दरअसल ये नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में जाता है। नर्व इम्पल्सिस एक मैसेज है। अब मैसेज कैसे बनता है? हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती हैं, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती हैं न्यूरॉन में, जो कि ट्रैवल करती हैं अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अगर ये देखें तो अगर ये हमारे पास एक न्यूरॉन सेल है तो उसमें कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आएंगी, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, उस चेंजेस की वजह से ये एक पूरी लेंथ ऑफ द वेव, जो लेंथ ऑफ द न्यूरॉन है, ये वेव इसी तरह ट्रैवल करता है और जिसे हम नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन जो सी हैं वो मिलकर रिसेप्टर से मैसेज पहुंचाती हैं कोऑर्डिनेटर तक। कोऑर्डिनेटर ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड है। इसी तरह कोऑर्डिनेटर से आगे मैसेज जाएगा किसी इफेक्टर के पास, तो वो भी कौन लेकर जाएगा? वो भी न्यूरॉन लेकर जाएंगे, न्यूरॉन सेल लेकर जाएंगे। और कैसे लेकर जाएंगे? इम्पल्सिस की फॉर्म में, नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में। और इम्पल्सिस क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है जो कि ट्रैवल करती है अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अब इफेक्टर, जारी बात है, क्या रिस्पॉन्स करेगा? इफेक्टर जो है वो आगे रिस्पॉन्स शो करेगा।
जैसे हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लग जाता है तो स्टिमुलस हमारे पास जो हॉट है वो ऑब्जेक्ट जो टेम्परेचर हीट है हॉट है वो स्टिमुलस है और उसको रिसीव किया हमारे जो स्किन है उसने रिसेप्टर ने टच जो है हमने जब टच किया तो हमें वो रिसीव हुआ यानी कि रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया और मैसेज भेजा ब्रेन या कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर ने आगे फिर न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज भेज दिया अफेक्टर के पास यानी कि मसल्स के पास। तो मसल्स क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके रिस्पॉन्स शो करते हैं यानी कि आप ऑब्जेक्ट से हाथ पीछे कर लेते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास जो नर्व सेल और न्यूरॉन का अब स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने लगे हैं उसके बारे में डिटेल के साथ देखेंगे। अब हम न्यूरॉन और नर्व सेल के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। ये जो मैं सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ दरअसल ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन क्या है यानी आप सिंपल ले लें न्यूरॉन ही है। इसके बारे में अभी डिटेल के साथ देखते हैं। न्यूरॉन ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये हमारे पास न्यूरॉन का है और न्यूरॉन जी। अब ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इसमें जो ये आपको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दरअसल ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी जिसके अंदर मेजर पोर्शन जो साइटोप्लाज्म यहाँ से सारा साइटोप्लाज्म मौजूद है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर बाकी ऑर्गेनल्स भी होंगे। साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स इसके अंदर मौजूद हैं और मेजर जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म का और जो ऑर्गेनल्स मौजूद हैं वो किसके अंदर हैं सेल बॉडी के अंदर मौजूद हैं। और इसमें सेल बॉडी में से कुछ जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटेंड आउट हुआ है सेल बॉडी में से। ये आप देख सकते हैं ये बाहर एंटीने की तरह जो सेल बॉडी से स्ट्रक्चर अराइज हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा डेंड्राइट्स। और ये जो एक लॉन्ग लेंथ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये जो लॉन्ग लेंथ स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे एक्सोन। इसे हम बोलेंगे एक्सोन यानी कि सेल बॉडी में से डेंड्राइट्स भी बाहर निकल रहे हैं और इसके अलावा एक लंबा सा स्ट्रक्चर एक्सोन का स्ट्रक्चर भी निकल रहा है। डेंड्राइट्स और एक्सोन की तादाद न्यूरॉन में मुख्तलिफ हो सकती है। हर मतलब न्यूरॉन की 3 टाइप हम आगे पढ़ेंगे। उन 3 टाइप के लिहाज से न्यूरॉन और एक्सोन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। अब जो डेंड्राइट्स हैं वो सबसे पहले हम कहते हैं जी मैसेज को रिसीव करेंगे और मैसेज को रिसीव करके टूवर्ड्स द सेल बॉडी मूव करवाएंगे। टूवर्ड्स द सेल बॉडी डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करके टूवर्ड्स द सेल बॉडी और टूवर्ड्स द सेल बॉडी से फिर अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो इम्पल्सेस हैं वो मूव करेंगी यानी कि एक्सोन की तरफ और एक्सोन से आगे की तरफ मूव करेंगे। और इसी तरह हमें पता है कि जो न्यूरॉन है न्यूरॉन के साथ आगे अटैच होती हैं। अगर हम एक और थोड़ा सा स्ट्रक्चर के लिए आइडिया ले लें थोड़ा सा ताकि हमें समझ लग सके। ये हम डेंड्राइट्स नेक्स्ट वन न्यूरॉन की ले लेते हैं और ये एक्सोन का स्ट्रक्चर उसी तरह से आगे हमें पता है कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद हैं। तो बिलियंस ऑफ जो न्यूरॉन्स हैं वो इसी तरह एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। हम आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन जो इनमें जंक्शन बन रहा है उसे सिनेप्सिस बोलेंगे। तो जो इम्पल्स है वो आगे की तरफ मूव करती है। अब हमने कहा जो डेंड्राइट से मैसेज टूवर्ड सेल बॉडी जाएगा और फिर मैसेज जो है वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जाएगा थ्रू एक्सोन के ज़रिए। थ्रू एक्सोन से अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मूव करेगा। अभी हमने ये पढ़ा था कि कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं थ्रू आउट द लेंथ जो है एक्सोन के इर्द गिर्द कुछ सपोर्टिंग सेल होते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ सपोर्टिंग सेल। इन सपोर्टिंग सेल को हम न्यूरोग्लियल सेल बोलेंगे। न्यूरोग्लियल सेल। इनका जो दूसरा नाम है वो शेवॉन सेल। शेवॉन सेल। अब जो शेवॉन सेल हैं बाज़-औक़ात अपने इर्द गिर्द फैट की लिपिड की लेयर बना लेते हैं जिसे हम बोलेंगे
शेवॉन सिक्रीट करते हैं फैट की लेयर। इन फैट की लेयर को हम माइलिनेटेड जो फैटी लेयर है जो इन शेवॉन सेल के इर्द गिर्द जो इन्होंने सिक्रीट किया है इसे हम बोलेंगे माइलिन शीट। माइलिन शीट। अब इसका काम क्या होता है माइलिन शीट का, ये भी हम देखते हैं। माइलिन शीट, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर माइलिन शीट मौजूद नहीं है, तो उन पॉइंट को हम बोलेंगे, उन एरिया को पहले बोला जाएगा नॉन माइलिनेटेड शीट, जहाँ पर माइलिन शीट यानी कि फैट की लेयर नहीं है, नॉन माइलिनेटेड शीट। और जो ये पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को बोला जाएगा जहाँ पर फैट की लेयर नहीं है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस साइड पर, जहाँ पर फैट की लेयर नहीं है उन पॉइंट्स को बोला जाएगा नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। अभी हमने देखा डेंड्राइट्स के बारे में, सेल बॉडी के बारे में, इसके अलावा एक्सॉन सेल के थ्रू आउट द लेंथ कुछ न्यूक्लियर सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें शेवॉन सेल बोलते हैं। शेवॉन सेल अपने इर्द गिर्द फैट की लेयर जो है वो सिक्रीट करते हैं, और ये जो फैट की लेयर है उसे हम बोलेंगे माइलिनेटेड शीट। और इसके अलावा जहाँ पर फैट की लेयर मौजूद नहीं है तो उस एरिया को नॉन माइलिनेटेड शीट बोला जाएगा। और दरअसल ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म है साल्टेटरी या जंपिंग इम्पल्सिस। साल्टेटरी और जंपिंग इम्पल्सिस, इसका क्या मतलब है इसके बारे में देख लेते हैं। साल्टेटरी और जंपिंग, साल्टेटरी और जंपिंग, जैसे जंपिंग इम्पल्सिस, साल्टेटरी जंपिंग इम्पल्सिस। जब जो इम्पल्सिस जो हैं वो मूव करती हैं डेंड्राइट सेल बॉडी, और सेल बॉडी से आगे की तरफ मूव करती हैं, तो आगे फैट की लेयर होने की वजह से ये जो इम्पल्स है वो इसके अंदर से मूव नहीं कर सकती। तो इम्पल्स जो है वो जंप करके नोड टू नोड जो है उसका जंप के ज़रिए इम्पल्सिस आगे की तरफ मूव करती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है, साल्टेटरी इम्पल्सिस यानी कि जंपिंग इम्पल्सिस। इसकी इन जंपिंग की वजह से जो इम्पल्स की स्पीड है वो पहले के मुकाबले में स्पीड अप हो जाती है। मतलब आगे जो पहले इसकी स्पीड इतनी नहीं थी और क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जंपिंग के ज़रिए वो एक जगह से नोड टू नोड मूव कर रही है। तो नोड टू नोड मूव करने की वजह से इसकी जो स्पीड है इम्पल्स की वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। ये था हमारे पास साल्टेटरी इम्पल्सिस के बारे में। अब ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, न्यूरॉन के फंक्शन के लिहाज से अब न्यूरॉन को 3 में डिवाइड किया गया, जैसे मैंने आगे भी बताया था। हमारे पास सबसे पहले है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। सेंसरी न्यूरॉन जो सी है ये मैसेज को कंडक्ट करती है, इंफॉर्मेशन जो है उसे कंडक्ट करेगी इम्पल्सिस की फॉर्म में, और रिसेप्टर से आगे लेकर जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। जैसे हमने भी देखा था कि स्टिमुलस जो है वो उसको रिसीव करेगा रिसेप्टर से मैसेज जाएगा कोऑर्डिनेटर। तो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर के पास मैसेज ले जाने के लिए रिसेप्टर से मैसेज, जो कोऑर्डिनेटर है जैसे कोऑर्डिनेटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके पास मैसेज लेके जाने के लिए जो न्यूरॉन होती हैं वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होती है। सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन मदद करती हैं कि वो मैसेज रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास चले जाए। अब जो सेंसरी न्यूरॉन है अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके सामने है, सेल बॉडी है। इस सेंसरी न्यूरॉन में एक ही डेंड्राइट और एक ही एक्सोन होता है। जैसे आपको एक ही बायर एक्सटेंड आउट प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, इसमें भी एक्सटेंड आउट प्रोजेक्शन नज़र आ रही है। तो एक ही डेंड्राइट है, डेंड्राइट, और एक ही एक्सोन है। एक ही डेंड्राइट है और एक ही एक्सोन है। ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूरॉन की नेक्स्ट वन टाइप है वो हमारे पास इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन का काम क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आगे जो रिसेप्टर से इसने मैसेज को रिसीव करना होता है, जो कि सेंसरी न्यूरॉन लेकर आते हैं, और वो किनके पास आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हम कहते हैं, वो किसका बना हुआ है, वो इंटर न्यूरॉन का बना हुआ है।
वो कंप्लीट अगर देखें तो वो किसका बना होता है, इंटर न्यूरॉन का। इंटर जो न्यूरॉन है दरअसल ये मैसेज को रिसीव करता है रिसेप्टर से और मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करता है अफेक्टर के पास। तो इंटर न्यूरॉन यानी कि मैसेज को रिसीव कर रहा है और मैसेज को रिसीव करने के बाद उस पर काम करने के बाद उसको आगे भेजता है कि मैसेज कहाँ से आया और उसको आगे कहाँ पर भेजना है, ये सारा काम इंटर न्यूरॉन करती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। अब जो इंटर न्यूरॉन है वो काफ़ी मैनी डेंड्राइड्स, ये देख सकते हैं आप, एक दो मैंने डेंड्राइड्स हैं और काफ़ी एक्सोन हैं, मतलब मैनी डेंड्राइड्स और मैनी एक्सोन होती हैं। तो हम मैनी डेंड्राइड्स और मैनी एक्सोन जो होंगी जिस न्यूरॉन की, वो हम समझ जाएंगे क्या है, वो इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन के बाद हमारे पास थर्ड वन है, वो है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम होता है कि इसने मैसेज को कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन। मैंने अभी बताया था कि इंटर न्यूरॉन से फिर आगे मैसेज अफेक्टर के पास जाता है। तो अफेक्टर के पास कैसे जाएगा, मोटर न्यूरॉन लेकर जाएंगी। कौन सी न्यूरॉन लेकर जाएंगी, मोटर न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर के पास मैसेज कैसे जाएगा, मोटर न्यूरॉन के जरिए जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मसल्स के पास भी जा सकती है, ग्लैंड्स के पास जा सकती है, ताकि वो रिस्पॉन्स शो कर सके। तो अब जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है वो मैनी डेंड्राइड्स और वन एक्सोन, जैसे हमने पीछे भी स्ट्रक्चर न्यूरॉन का बनाया था वो हमने मोटर न्यूरॉन का बनाया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे 1 2 3 4 मैनी डेंड्राइड्स हैं, इससे भी ज़्यादा होती हैं, और एक ही लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्सोन बोलते हैं। तो मोटर न्यूरॉन में मैनी डेंड्राइड्स और मैनी एक्सोन होते हैं। इसके अलावा आपके ब्लॉग में कुछ उन्होंने लाइंस लिखी हैं और नर्व ग्रोथ फैक्टर के बारे में बताया है। नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, ये हमारे पास दरअसल प्रोटीन है कि जब एक दफ़ा ऑर्डिनरी सेल्स हमें पता है वो तो थ्रू आउट द लाइफ कभी भी डिवाइड कर सकता है जब ज़रूरत पेश आती है बॉडी को, लेकिन अगर कुछ ऐसे मैच्योर सेल होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, मतलब जैसे न्यूरॉन सेल हैं जो एक दफ़ा डिवाइड कर जाए तो मज़ीद आगे डिवाइड नहीं करते। हाँ, अगर न्यूरॉन सेल में कोई ख़राबी पैदा हो जाए या कोई उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो उसमें जो रीजनरेशन है, अगर मतलब ब्रोकन हो गई है नर्व सेल्स, तो उसको रीजनरेट करने के लिए, उसकी रिपेयरिंग करने के लिए प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन को बोलेंगे नर्व ग्रोथ फैक्टर प्रोटीन, जो कि प्रमोट करती है कि दोबारा से रीजनरेशन कर सके, दोबारा से रिपेयर कर सके ब्रोकन नर्व सेल्स को। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे जो टॉपिक है नर्व का उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे।